पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले नाजरीन दोस्तों को सलाम। कुछ अर्से पहले मैंने हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत के हवाले से एक प्रोग्राम किया और बाद में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इसकी मज़ीद वजाहत करनी चाहिए कि हाइब्रिड होता क्या है। तो उसकी आसान डेफिनेशन ये है कि गाड़ी अगर हाइब्रिड हो तो उसका मतलब है कि वो पेट्रोल पे भी चलेगी और बैटरी के ज़रिए जो बिजली पैदा होती है उसके ज़रिए भी। इस तरह अगर बिजली घर हाइब्रिड हो तो उसका मतलब है कि वो गैस पे भी चल सकता है और पेट्रोल या डीज़ल पे भी चल सकता है। इसी तरह पाकिस्तान का हाइब्रिड सियासी निज़ाम है, इस वक्त भी चल रहा है। इमरान खान साहब के ज़माने में भी तो बड़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है। अब भी जो PDM हुकूमत है उस पर वो भी हाइब्रिड निज़ाम ही के तहत चली। उसका मतलब ये है कि ये सियासी और फ़ौजी इश्तराक अमल से, बाहमी ताउन से ये निज़ाम चल रहा है। और आपको याद होगा, बल्कि आपको ये याद दिलाते चलें कि ये निज़ाम दरअसल इसकी बुनियाद 1954 ही में पड़ गई थी, जब उस वक्त के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने उस वक्त की कानून साज असम्बली को तहलील कर दिया था बिला किसी वजह के। उस असम्बली के स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, दुश्वारियों के बावजूद, उस वक्त की सिंध हाई कोर्ट होती थी, उसमें इस गवर्नर जनरल के इक़दाम के ख़िलाफ़ अपील की, पिटिशन दायर की। उस तहलील को कलअदम भी करार दिया सिंध की अदालत ने, मगर उसके बाद जो वफाकी अदालत थी उसके चीफ जस्टिस मुनीर ने असम्बली की तहलील को जायज़ करार दिया। यानी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जो ताकतें थी मुक़्तदर हल्के, उनकी ताउन से जो जिस अंदाज़ में एक मुंतखब असम्बली को ख़त्म किया गया, वो एक मॉडल बन गया। प्रीकर्सर भी उसको कहते हैं। सियासी और फ़ौजी इस्टब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके साथ मिला के इस इस्टब्लिशमेंट की वो कार्रवाइयाँ जो कि किसी न किसी तरीके से आज भी जारी हैं। आप देख लीजिए कि उस 1954 से जो सिलसिला शुरू हुआ, यानी वो बुनियादी तौर पे इब्तिदा थी हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत की। उसके बाद से अयूब ख़ान, जनरल ज़िया-उल हक़, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल बाजवा जो कि हमारे आज के फ़ौज के सरबराह हैं, इन तमाम अदवार में फ़ौज और सियासतदानों का चौली दामन का साथ रहा है, बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरीके से। हर दौर में बेशुमार सियासतदान फ़ौज के लिए और फ़ौज के जो हल्के थे वो सियासतदानों के लिए चश्म बरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। और यही हाइब्रिड निज़ाम का ख़ासा है कि तमाम जो मुक़्तदर हल्के हैं, सियासी, सिविलियन और फ़ौजी, वो बाहम इश्तराक के अमल के ज़रिए, ताउन के ज़रिए हुकूमत कारी के मामलात को आगे ले कर चलते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में, निज़ाम हुकूमत कारी में फ़ौज के सरबराह का किरदार एक मरकज़ी कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया है, एक ताकतवर और इंतहाई मुअस्सर कैरेक्टर के तौर पे। और यही सबब है कि हर 2-3 साल के बाद पाकिस्तान में फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती का मसला मौज़ूए बहस बन जाता है। अब भी गुज़िश्ता कई महीने से ये सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के नए सरबराह कौन होंगे अगर जनरल बाजवा रिटायर हो गए 28-29 नवंबर को। क्या वो रिटायर होंगे या नहीं, एक्सटेंशन लेंगे या नहीं। तो इस हवाले से हमने सोचा कि थोड़ी सी आपको एक वजाहत ये कर दें कि अगर जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन न ली, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना हुई, तो उनकी जगह कौन संभाल सकता है मुमकिना तौर पे। एक लिस्ट है, उस लिस्ट में एक मुमकिना नाम तो रहा है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, मगर वो गालिबन जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 2 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से पहले ही जनरल आसिम मुनीर को बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ऑफ़र न कर दिया गया, तो फिर वो
रिटायर हो जाएंगे। और ये इन तमाम वो अफसरान हैं इस वक्त बशमूल जनरल बाजवा के, जिनका ताल्लुक़ 76वें लॉन्ग कोर्स से है। और आपको ये भी बताया चलें कि आम लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत उमूमन 4 साल होती है, 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई तो कोई 6-7 जर्नल हैं जो रिटायर हो जाएंगे। तो लिहाजा ज़ाहिर है उनके लिए खुशी का मकाम नहीं होगा। तो अब अगर देखिए कि आसिम मुनीर के बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं जो कि सर फहरिस्त हैं सीनियरिटी के लिहाज से, उस फहरिस्त का हिस्सा है जो कि तरतीब दी गई है। जो सामने नाम आ रहे हैं इनका ताल्लुक़ सिंध रेजिमेंट से है और जनरल बाजवा के दस्ते रास्त माने जाते हैं। वो भी जो रावलपिंडी कोर है जिसको 10 कोर कहते हैं उसकी क़यादत कर चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम जनरल अज़हर अब्बास का है, उनका ताल्लुक़ बलोच रेजिमेंट से है। ये भी 10 कोर की क़यादत कर चुके हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तीसरा नाम मुमकिना आर्मी चीफ के जो सीनियरिटी की लिस्ट है उसमें है जनरल नोमान महमूद का, उनका ताल्लुक़ बलोच रेजिमेंट से है। शुमाली वज़ीरिस्तान में और फ़ाटा साबका फ़ाटा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़िदमात की अंजामदही के वजह से उनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई। पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो बाड़ लगाने का मंसूबा था वो भी इन्हीं की निगरानी में हुआ है। सीनियरिटी में चौथा नाम बड़े जाने पहचाने जर्नल हैं जनरल फैज़ हमीद, उनका है। ISI के सरबराह की वजह से उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की और जनरल बाजवा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान इख्तलाफात की एक वजह भी मुबैना तौर पे यही जनरल फैज़ हमीद बताए जाते हैं कि इमरान ख़ान को ये काफ़ी पसंद थे और ये बात बज़ाहिर जनरल हेड क्वार्टर को पसंद नहीं आई। पेशावर में कोर कमांडर थे, अब उसके बाद बहालपुर में उनको कोर कमांडर लगा दिया गया। क्या वो कंसिडर होते हैं नहीं, लेकिन बहरहाल सीनियरिटी के लिहाज से वो चौथे नंबर पे हैं। पाँचवा नाम मुमकिना उम्मीदवारों में जनरल मोहम्मद आमिर का है, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे और बताया जाता है, हमें नहीं मालूम, कि शरीफ ख़ानदान के साथ भी इनके बिल वास्ता बड़े अच्छे मरासिम हैं, यानी सियासी लिहाज से बड़े अच्छा ये कवर्ड हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो ये उनके करीब बताए जाते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में तो सबसे बड़ी पार्टी PTI है। क्या PTI इन जर्नल को कबूल करेगी? और ये कि आया तैनाती का सिलसिला अगले साल पे जाता है या इसी साल होना है? बज़ाहिर बड़े मजबूत मुस्तहिक उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी देखना यह है कि अगले 2-3-4 हफ्तों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। कौन जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह आर्मी चीफ बनेगा या उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी? यही वजह है कि आज हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक ऐसे जर्नल से करवाएं जिनके हाथों से केस से गुज़रा था जनरल राहील शरीफ की। जब आर्मी चीफ बने थे तो उससे पहले जो प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसके नतीजे में जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ बना दिए गए थे। तो ये थे जनाब साबिका सेक्रेटरी दिफा जनरल आसिफ यासीन मलिक। इनसे हमने इसी जगह पे एक अलहदा मुलाकात की और उसमें हमने उनसे पूछा कि नाजरीन के तमाम दोस्तों के फ़ायदे के लिए पहले ये बताएं कि ये तमाम प्रोसेस, यानी आर्मी चीफ़ के लिए एक सीनियरिटी या आर्मी चीफ़ के उम्मीदवारों के लिए सीनियरिटी लिस्ट की तैयारी किस तरह होती है, ये प्रोसेस है क्या? तो आइए देखते हैं कि जनरल आसिफ यासीन ने हमें क्या बताया। जो भी ड्यू तारीख होती है उससे कुछ अर्सा पहले, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, कोई ऐसी टाइम लाइन नहीं है। मैं पहले आपको थोड़ा सा कह दूं कि आईन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हुई हैं, लोगों की अपॉइंटमेंट्स, मिनिस्टर्स, कैबिनेट। हैरान कुन बात यह है कि सर्विस चीफ्स की अपॉइंटमेंट का मुश्किल से आधा सफ़ा है। अगर मैं लाइनें गिनूं तो गालिबन 10 लाइनें होंगी। सो आई थिंक जो मंबा है प्रॉब्लम का वो वहाँ से शुरू हो रहा है। इस वक्त आप क्या समझ, उसको अहम नहीं समझा गया उस वक्त शायद इसको सोचा ही नहीं गया। 73 का माहौल अगर आप देखें ना, 71 का ट्रेजिडी हो चुकी थी, जल्दी थी आइन बनाने की, वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, भुट्टो साहब को जल्दी थी,
गवर्नमेंट को भी, मुल्क को भी जल्दी थी, सो शायद इस वक्त इतना हुआ नहीं। अब मैं प्रोसेस पे आपके आ जाता हूँ। प्रोसेस में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई टाइमलाइंस होंगी, क्या होगा, और जो मैं कह रहा हूँ ये भी बाय द वे आइन में नहीं लिखा हुआ। ये मतलब प्रोसीजर क्या है? हाँ, एक जिसको कहते हैं हरफ आम टाइप चीज़ है ये। उसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक बताया जाता है कि जी फ़लाँ तारीख को आर्मी चीफ या एयर चीफ या नेवल चीफ या चेयरमैन जॉइंट स्टाफ रिटायर हो रहे हैं और आप नाम भिजवा दीजिए, रिकमेंडेड नेम्स। अभी रिकमेंडेशन का ये होता है कि ये सर्विस रिक्वायरमेंट है कि क्राइटेरिया क्या होगा। मसलन फ़ौज के अंदर या ग्राउंड लैंड फोर्सेस आर्मी के अंदर उसने कम से कम कोर 1 साल कमांड की हो या 2 साल, जो भी टाइम है, और उसके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसकी एज जो है वो अंडर 58 ईयर्स होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो 58 ईयर्स के ऊपर रिटायर हो जाता है। सो एक्सटेंशन वाला बंदा नहीं होना चाहिए इन दैट रैंक। अब हैविंग सेड दैट, एक जो हमारा इवन ब्यूरोक्रेसी में एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसका फार्मूला ये है कि अगर एक वैकेंसी है तो 3 नाम जाते हैं, और अगर 2 वैकेंसीज हैं तो 5 नाम जाते हैं। अब इस वक्त एक जिसको मैं कहता हूँ एबरेशन हो रही है कि चेयरमैन जॉइंट स्टाफ जो है, जब मियाँ साहब ने जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन भी बना दिया, आर्मी चीफ भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, उसके बाद से चेयरमैन जो हैं वो फ़ौज के आ रहे हैं। हालांकि जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने उसमें रोटेशन रखी थी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। सो अभी अगर हम इस पर आ जाते हैं तो 2 वैकेंसीज हैं तो 5 नाम प्रिंसिपली जाने चाहिए, और वो एलिजिबल लोग होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में ये होता है कि हम आर्मी से नाम मांगते हैं या एयरफोर्स से कि जी आप नाम दे दें, वो 3 या 4 या 5 नाम आ जाए। उसके अंदर ये होता है कि मसलन वो ऐसी सर्विस का है, मेडिकल कोर का हो सकता है, वो कोई ऐसी सर्विस है जिसका आर्मी चीफ नहीं हो सकता। नॉर्मली फाइटिंग आर्म का आर्मी चीफ होता है। सो वो देख के वो सर्विस खुद हमें 5 नाम भेजती है। वो 1 से 5 तक नहीं होते, वो 1 से 7 तक हो सकते हैं। बीच में 2 नाम नॉट क्वालिफाइड के हो सकते हैं। जब वो नाम मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, मिनिस्ट्री उसको बगैर किसी रिकमेंडेशन के मनोअन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भेज देती है। वहाँ पे अब ये अगेन इस पे मेरा बड़ा सख्त इख्तलाफ है कि फ़र्द वाहिद का फ़ैसला होता है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो उनमें से किसी और को बना दे, और वो फिर सदर मुमलिकत के ऊपर बाइंडिंग होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें। चलिए, ये तो जनरल साहब ने जो प्रोसेस है कि शुरू कैसे होता है उसकी कुछ वजाहत कर दी है, उसकी जुजियात। लेकिन आसिफ साहब, आप तो एक मौके पे आपके हाथों से एक मामला हुआ जब उस प्रोसेस के नतीजे में जनरल राहील शरीफ फ़ौज के सरबराह बने थे। उसकी वजाहत कीजिए कि जब शुरू हुआ तो फिर वज़ीर आज़म की तरफ से क्या ख्वाहिशात का इजहार किया गया, फिर आप लोगों ने क्या किया, वो ज़रा लोगों को बताइए। उसमें हुआ ये कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तरीके के मुताबिक हमने 5 नाम भेज दिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। तो कोई 2 या 3 दिन के बाद हमें टेलीफोन पर कहा गया कि 5 नाम और भेज दें। सो लिहाजा हमने फ़ौज वालों से, आर्मी से मांग लिए 5 नाम, और उन्होंने 5 और एलिजिबल लोगों के नाम दे दिए। सो एट द एंड ऑफ द डे 10 नाम प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवा दिए गए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ैसला कर लिया कि जनरल राशिद महमूद जो है वो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ होंगे, और जनरल राहील शरीफ जो है वो आर्मी चीफ होंगे। अभी ये याद रखना चाहिए कि जनरल राशिद महमूद दूसरे नंबर पे थे इन दी ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, और जनरल राहील तीसरे नंबर पर थे। सो इसलिए वहाँ पर भी जो भी वजूहत होंगी वो प्राइम मिनिस्टर साहब को पता होंगी, लेकिन 10 नाम मंगाए गए और फिर फैसला हुआ। हालांकि आई थिंक 5 नाम काफ़ी होते हैं जो सिलेक्शन है। मेरा जो इसमें इख्तलाफ रहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग वो जज नहीं हो सकता कि कौन सा अफसर किस सर्विस के लिए अच्छा है। एक एयरफोर्स का अफसर है तो एक प्राइम मिनिस्टर कैसे जज करेगा कि वो एयरफोर्स के लिए अच्छा है।
ही डज़ नॉट हैव दैट वेयर विद ऑल टू अंडरस्टैंड कि एक नेवी का चीफ बनना है तो नेवी का चीफ कौन सा आदमी है जो नेवी के लिए अच्छा होगा। लेकिन कबल इसके कि हम मज़ीद इसकी तफसील में जाएं, जब जनरल राहिल शरीफ जिस प्रोसेस में फ़ौज के सरबराह बने, फिर आपसे मज़ीद नाम मांगे गए, तो आपका क्या ख्याल है क्यों इनको इतनी शिद्दत से ये ख्वाहिश थी कि उसमें मज़ीद नाम भी शामिल हो जाने चाहिए? आप समझते हैं कि जो GHQ की जो रिवायत थी ये उसके ख़िलाफ़ था, या उसके काम में उसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसमें एक मुदाखलत थी? बिल्कुल ये मुदाखलत थी, और एक जो कहते हैं ना नॉर्म जो था, उस नॉर्म को वायलेट किया जा रहा था। और शायद जो कहते हैं ना फिशिंग इन द वाटर वाली थी कि शायद वो नीचे देख रहे होंगे कोई और मिल जाएगा, हो सकता है उन्होंने पहले फैसला किया हुआ हो। बट फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज अ सरप्राइज़ कि 5 की बजाय 10 नाम मांगे जा रहे हैं। हमने तो भिजवा दिए क्योंकि वी वर सपोज टू प्रोवाइड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी। सो इसलिए वो मेरे ख्याल में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था, और थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि अपना बंदा होना चाहिए। और मेरा, जैसे आपने भी कहा, मेरा व्यू ये है कि जिस दिन जो भी आदमी जैद या बकर आर्मी चीफ बनता है वो अपना भी नहीं रहता, वो किसी का नहीं रहता, वो आर्म फोर्सेस का हो जाता है, वो पाकिस्तान का हो जाता है। तो ये बताएं ना कि आपके सामने तो बड़ी मिसालें हैं कि जिस जनरल को वज़ीर आज़म अपना समझ के तैनात करता है, कुछ मिसालें भी हैं। अब चूँकि बहुत सारे लोगों को उन मिसालों का मालूम भी नहीं है, तो मुख्तसर अगर ये बताएं कि जिन लोगों को अपना समझ के किसी भी वज़ीर आज़म ने तैनात किया, उसका फिर नतीजा क्या निकला? देखिए, उसका नतीजा अगर आप अयूब खान से शुरू कर लें, सिकंदर मिर्ज़ा और उन सारों ने मिल के उनको आउट ऑफ द वे बनाया। उस वक्त जो लोग थे, ही वॉज़ नॉट द सीनियर मोस्ट, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मेरे ख्याल 1.5 महीने में या 1 महीने में सिकंदर मिर्ज़ा साहब को गाड़ी चढ़ा दिया। फिर याया साहब बने, उन्होंने अयूब खान को गाड़ी चढ़ा दिया। फिर मिस्टर भुट्टो ने जनरल ज़िया को बनाया, गालिबन जो 5वें या 6ठे नंबर पर थे, और उस वक्त बड़े कैपेबल लोग थे जिनको वो किया गया। तो जनरल ज़िया ने जो फिर जनरल भुट्टो साहब के साथ हुआ, वो आजकल हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर मियाँ साहब ने दोबारा जनरल मुशर्रफ को आउट ऑफ द वे बनाया, उसके नताइज भी आपके सामने हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही एक मेरे ख्याल है तारीख़ से हमने सबक नहीं सीख रहे हम लोग, क्योंकि आर्मी चीफ जब आर्मी चीफ बन जाता है वो किसी का नहीं रह सकता, वो रह नहीं सकता अगर वो चाहे भी। 500,000 की एक आर्मी है, एक न्यूक्लियर फोर्स है, तो वो कैसे किसी का ताबे हो सकता है। तो अब इसका फिर हल क्या है? आप चूँकि आपने एक तजवीज़ भी पेश की है कि जो फ़ौज का सरबराह है इसकी तैनाती में, ठीक है वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन इस प्रोसेस को मज़ीद जामे और काबिल कबूल कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में दो ऑप्शंस बेसिकली। एक तो स्ट्रेट अवे ऑप्शन होनी चाहिए कि उस वक्त जो भी सीनियर मोस्ट है वो चेयरमैन बन जाए, या अगर उस वक्त दूसरी सर्विस का चेयरमैन है तो वो बन जाए, और जो नंबर 1 है या नंबर 2 है वो इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन है वो आर्मी चीफ बन जाए। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये ले डाउन होना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर को पास ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। जब भी आप एक सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो देयर आर प्रोसेसेस। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि ये सम हाउ इट शुड बी, इस प्रोसेस को थोड़ा जो कहते हैं ना सही लाइनों पर बनाने की ज़रूरत है। ये एक आदमी का डिसीजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक थोड़ी सी वो बता सकता हूँ कि जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी है, तीनों सर्विसेज चीफ्स के लिए जो पेपर बने वो पहले चेयरमैन साहब के पास जाए, वो उसको वॉट एवर इन हिज जजमेंट वो उसको करें, और वो रिकमेंड करें कि ये एयरफोर्स का चीफ होगा, ये आर्मी का, या ये नेवी का, जिसका भी कंसर्न है। फिर वो मिनिस्ट्री में जाए, वहाँ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, एक सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर, वो उसको फिर स्क्रूटनाइज करें कि जॉइंट स्टाफ चेयरमैन ने ये कहा है तो हमारा ये ख्याल है। हैविंग रिकमेंडेड दैट, देन इट शुड गो टू द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को फाइल पर नोटिंग करनी चाहिए कि मैं इनसे एग्री नहीं करता और क्यों नहीं एग्री करता। यू सी, उसको इट शुड बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। आज आप किसी आर्मी चीफ की हमारी हिस्ट्री में निकाल लें, किसी फाइल पे नोटिंग नहीं मिलेंगी आपको। सो देयरफॉर एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है जो काफ़ी मुल्कों में राइजुल वक्त है,
वो ये है मसलन आप सेनेट की कमेटी बना दें, बाई पार्टीसन कमेटी बना दें, जब ये सारी चीज़ें हो के मिनिस्ट्री में आ जाता है तो वो सेनेट की कमेटी में चला जाए। सेनेट को मैं कहता हूँ हायर, इट्स सीनियर चेंबर है, हाउस है, इट्स स्लाइटली ऑन द मैच्योर साइड, नॉट दैट नेशनल असेंबली नहीं होती, लेकिन सेनेट दुनिया भर में मशहूर होती है थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए, तो एंड दे आर लेस पॉलिटिकल देन दी नेशनल असेंबली। बिला शुबा इससे ज़्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी आ जाती है। वहाँ आप भेज देते हैं, वो उसके ऊपर कुछ भी बहस वहस करके वो हो सकता है बुला के सामने बिठाएं। अमेरिका में वो सामने बिठाते हैं एंड दे ग्रिल द गाय, 2-2, 3-3 दिन वो बैठा रहता है वहाँ पे। सो हैविंग ग्रिल्ड वो फिर अप्रूव हो जाता है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसको अप्रूव कर देते हैं। अच्छा, आप एक और भी आपने दिलचस्प किस्से सुनाया, आपका एक नुक्ता नज़र है कि इदारा जो जिन लोगों को ख़ुद मुंतखब कर ले उसका रिज़ल्ट और है, और अगर जिसमें सियासी और नफूज़ ज़्यादा हो जाता है उसका रिज़ल्ट और है। ये ज़रा अपना नुक्ता नज़र वाज़े करें। देखिए, मैंने कुछ मिसालें भी हैं आपके। जो मैं आपको मिसाल दूंगा ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आर्मी का जनरल हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है जज करना कि एयरफोर्स के जो 3 हैं एयर मार्शल, इनमें से कौन सा एयरफोर्स के लिए अच्छा होगा। आई कैन नॉट, मैं एक हियर से पर बिलीव करूँगा, मुझे आप कहेंगे, 2 लोग कहेंगे ये बड़ा अच्छा एयर मार्शल है, इसको एयर चीफ बना दें। सो देयरफॉर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फुकदान होता है जो डिसीजन मेकर है, वो ज़रूरी है, और वो नहीं आ सकता प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अनलेस वो जो पूरा प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, सारा ज़बानी होता है। सो मेरा इसमें बार बार कहना ये है कि इसको सारे एक और भी इसमें नहीं, आपका ये भी कहना था ना कि इदारे ने जब भी अपने लोग मेरिट के मुताबिक मुंतखब किए या सिफारिश की, वो अपनी जो मुद्दत है पूरी करके चले गए, लेकिन उसको ये अवसर है। आप अभी हंस भी पड़े हैं, आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने भी चीफ अपॉइंट हुए हैं ऑन देयर टर्न या विदाउट एनी इंटरेस्ट और समथिंग, वो दे हैव नॉट सॉर्ट ऑफ स्टेड बैक, या उन्होंने इंटरफेयर भी किया, तो मतलब है वहीद काकड़ साहब थे और लोग थे, सब वो अपने अपने एक टर्म पूरी करके चले गए। सो इसलिए उसमें मेरे ख्याल में, और कई दफ़ा ये होता है कि ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका भी इंटरेस्ट होता है कि ये और रह जाए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटरेस्ट हो, जो लोग एक्सटेंशन वाले लोग थे। सो इसलिए कई दफ़ा इनका अपना इंटरेस्ट होता है कि यार ये ठीक है, ये बंदा परखा हुआ आदमी है, यही रह जाए तो अच्छा होगा। हालांकि इससे कुछ नहीं होता, आने वाला उससे ज़्यादा शायद लॉयल होगा, या वो, क्योंकि ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, he is not Khalid or Tariq or Zahid. His place is because he is the Prime Minister of Pakistan. अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त 5-6 बड़े नामी ग्रामी जिनको कहते हैं प्रोफेशनल सोल्जर्स वो मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में अगर मौजूदा फ़ौज के सरबराह को एक्सटेंशन मिल जाती है तो इसमें बुराई क्या है? क्या इससे कंटिन्यूटी नहीं होगी फ़ौजी क़यादत की, जिससे इस्तेहकाम नहीं रहेगा इदारे में? देखिए, एक्सटेंशन के सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, पहली तो बात यह है। इट्स एन एबनॉर्मल एक्टिविटी, ख्वाह ये लें ख्वाह कोई और ले, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी। सो उसके जिसको कहते हैं ना एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, कोई एबनॉर्मल हालात होने चाहिए, और वो हालात पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, वो दिफाई एंगल से होने चाहिए। अगर मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे या इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है, तो फिर वो फैसला उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़रूर एक्सटेंशन दे सकता है प्राइम मिनिस्टर, बट इफ़ इट इज़ अ नीड ऑफ द डिफेंस ऑफ द कंट्री, नॉट बिकॉज देयर इज़ एन इलेक्शन, और या नहीं हो रहा है इलेक्शन, या कुछ और हो रहा है, या कोई और व्हाटएवर, उसकी अगर वजूहात ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुश्मन की फ़ौजें आपके बॉर्डर पे आके बैठ गई हैं, बाय ऑल मीन्स, ठीक है, ये हुआ था, हमने जहाज़ मार गिराया था उस वक्त फ़र्ज़ करें जहाज़ जब गिरा था उसके 1-2 दिन के बाद एयर चीफ अगर रिटायर हो रहे होते तो बड़ा ज़रूरी था कि उनको कुछ दिन के लिए वहाँ रखा जाता ताकि उस क्राइसिस को वो हैंडल कर लेते। सो मैं एक्सटेंशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी वजूहात पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। जी, बिलाशुबा आसिफ साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर एक्सटेंशन यानी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी हो तो उसके लिए हालात
जो कॉन्टेक्स्ट है वो गैर मामूली होना चाहिए, सियासी तौर पे गैर मामूली नहीं बल्कि दिफाई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि मेक सेंस। यानी अगर मुल्क ऐसे हालात से दो चार है जहाँ पे ज़रूरी है कि तसलसल रहे क़यादत का, तो उसमें ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जनरल एक तासुर यही है कि हालात इस नौइयत के नहीं हैं कि लामहला मौजूदा फ़ौज के सरबराह को एक्सटेंशन दी जाए। बहरहाल ये फ़ैसला बड़े लोगों का है, हमारा उससे कोई इतना लेना देना नहीं है। मौज़ूए बहस अलबत्ता ज़रूर बना हुआ है, और ख़ास तौर पे इस वजह से भी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद चल के गए लंदन और 2 उन अशख़ास से मिले अपनी बाकी मिनी काबीना के हमरा, जो कि एब्सकॉन्डर हैं, यानी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो यहाँ कानून को मतलूब हैं। इसहाक डार साहब और नवाज़ शरीफ साहब, उनका मेरिट डीमेरिट से कतई नज़र पाकिस्तान के कानून की नज़र में वो एक लिहाज से भगोड़े हैं। उनसे मशवरे के लिए गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नया फ़ौज का सरबराह कोई होगा या इनको एक्सटेंशन देनी है। तो इससे ये बड़ी एक लिहाज से मज़ा का खेज सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। इस तरह का स्टिग्मा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और फ़ैसला कर रहा है फ़ौज के सरबराह की तैनाती का, और वो भी दूसरे मुल्क में जाके ऐसे लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान को आइनन कानूनन मतलूब हैं। और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हमारे ख़दशात बेजा हों। लेकिन उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने यही इस मकसद इसका ये था कि आम नाजरीन पे वजाहत की जाए कि नए फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती का प्रोसेस क्या होता है, और अगर उस प्रोसेस को सियासी असर नफूज़ उसमें शामिल हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उसके वो नताइज निकलें जिनकी ख्वाहिश हमारे मुतादिद वज़ीर आज़म बारहा कर चुके हैं।